साथियों नमस्कार। हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली कक्षाओं में हमने मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनके जितने भी शासक हैं उन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हम जो भीनमाल शाखा के प्रमुख गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। भीनमाल शाखा में जो गुर्जर प्रतिहारों के पहले शासक थे वे नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम का जो कालक्रम है वो हमें स्रोतों से 330 ईस्वी सन से 730 ईस्वी सन से 756 ईस्वी सन के मद्देनजर आता है। कई पुस्तकों में इनके कालक्रम को लेकर विवाद रहा है, लेकिन आप कालक्रम की ओर नहीं जाएं, केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहार है उनके जो पहले शासक है वे नागभट्ट प्रथम है। इस बात की भी आपको जानकारी है, जैसे हमने इस बारे में पहले भी बात की थी, गुर्जर प्रतिहार की जो मंडोर शाखा है उसकी जो वंशावली है वो रज्जिल से शुरू होती थी। अब मंडोर के अलावा जैसे भीनमाल, भीनमाल के बाद में अवंती और अवंती के उपरांत कन्नौज, ये जो तीनों शाखाएं हैं, इन तीनों शाखाओं का जो प्रारंभ है, इनकी जो वंशावली है वो नागभट्ट प्रथम से ही प्रारंभ होती है। तो अगर परीक्षा में आपको जालोर, अवंती या कन्नौज शाखा के संस्थापक के रूप में कोई सवाल पूछे तो उसका उत्तर नागभट्ट प्रथम होगा। तो यहां पर आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। नागभट्ट प्रथम की एक उपाधि थी नागावलोक, इसीलिए इनके दरबार को इतिहास में नागावलोक का दरबार कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जब कोई भी शासक है, मान लीजिए किसी प्रकार की सैनिक उपलब्धियां प्राप्त करता है या फिर कोई सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त करता है तो कई सारी उपाधियां लेता है। उपाधियों से हमें उस शासक की विशिष्टताओं या इसके अंदर जो विशेषताएं होती है उनका पता चलता है। इसीलिए प्राचीन काल के जितने भी शासक हुए हैं वो अपना आपको एक बड़े रूप में या दिव्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए कई सारी उपाधियां लेते थे, और उन उपाधियों में वो क्या करते थे, अक्सर अपने आप को देवताओं से जोड़ते थे। देवताओं से जोड़ने का अर्थ ये हो गया कि वो ऐसी कोई उपाधि लेंगे जो उनको देवताओं के समकक्ष रख दे। इसका लाभ ये रहता था कि जब स्वयं को देवताओं के समकक्ष रख देंगे तो जो आम प्रजा है उस आम प्रजा पर राजा की पकड़ मजबूत रहेगी। इस सिद्धांत को प्राचीन काल में देवी सिद्धांत के नाम से जाना जाता था, और इसी सिद्धांत के अनुरूप नागभट्ट प्रथम ने भी कई सारी उपाधियां ग्रहण की है। जैसे इनकी जो पहली उपाधि है वह है नारायण। इनको जो आपके ग्वालियर अभिलेख है उसमें नारायण भी कहा गया है और मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। मलेच्छ शब्द से क्या मतलब है? प्राचीन काल के भारत के जितने भी संस्कृत भाषा के ग्रंथ है, उस संस्कृत भाषा के ग्रंथों में जितने भी विदेशी जातियां जो भारत आई है उनको प्रतिबिंबित करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है मलेच्छ, जो एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि हीन भावना को दर्शाता है। तो जो मलेच्छ शब्द है वो प्राचीन भारत के संस्कृत ग्रंथों में विदेशी जातियों के लिए इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि नागभट्ट प्रथम ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे अरबवासी, उनके आक्रमणों से स्थानीय लोगों की सुरक्षा की है, उनका उद्धार किया है। इसलिए इनकी उपाधि हो गई नारायण या मलेच्छ का नाशक। इन्हीं को ही ग्वालियर अभिलेख में नागावलोक भी कहा गया है। इन्हीं की एक उपाधि थी क्षत्रिय ब्राह्मण। क्योंकि ये श्रेष्ठ किस्म के योद्धा थे इसलिए इनको इंद्र का दम नष्ट करने वाले भी कहा है। और ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। इसी प्रकार लक्ष्मण ने राम की प्रतिहार की भूमिका निभाई है, इसलिए नागभट्ट की एक उपाधि राम का प्रतिहार भी होगी। तो यहां आप देख पा रहे हैं नारायण, मलेच्छों के नाशक, नागावलोक, क्षत्रिय ब्राह्मण, इंद्र का दम नष्ट करने वाला, ये फिर राम का प्रतिहार, ये जितनी भी उपाधियां हैं ये नागभट्ट प्रथम ने ली है। इतिहास में नागभट्ट प्रथम की कई विजयों का उल्लेख मिलता है, पर जो उनकी जो सबसे बड़ी विजय है, जो उनकी जो प्रसिद्ध विजय है वह है अरबों को परास्त करना। हमारे एक क्षेत्र है सिंध, सिंध में एक जाति निवास करती बिलोच। इसी प्रकार जो अरब क्षेत्र में निवास करने वाले थे वो थे अरबी। अब नागभट्ट प्रथम के काल में कई बार अरब आक्रमण हुए, हालांकि नागभट्ट प्रथम ने इन सभी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया है और हर बार अरबों को पराजित ही किया है। इसीलिए उसे अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक और नारायण जैसी उपाधि दी है। लेकिन केवल आप इस बात को रटे नहीं कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त किया है। केवल इतना ही पढ़ने से आपकी जो शैली है पढ़ने की या फिर जो आपको ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है पूरी नहीं होगी।
आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त किया है तो इसके पीछे साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है। क्योंकि जब आप इतिहास की कोई भी घटना पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस घटना के पीछे जो साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है। अगर आप उनको पढ़ लिया तो आपको कोई भी घटना आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कई सारे हमारे यहाँ साक्ष्य लिखे हुए हैं। जैसे देखो, पहला देखिए, ग्वालियर लेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण और म्लेच्छ को नाशक कहा गया है। तो ये म्लेच्छ शब्द किसको इंगित करता है? आपके अरबों को। तो इस लाइन से पता लग रहा है कि नागभट्ट प्रथम ने अरबों को पराजित किया था। इसी प्रकार एक अरब क्षेत्र के लेखक थे अल बिलादुरी, उसने अपने पुस्तक में कहा था कि जो अरब क्षेत्र के खलीफा हासम है उसके सेनापति कभी उज्जैन नहीं जीत पाए। और आपको जानकारी होनी चाहिए उज्जैन पर किस वंश का अधिकार था? आपके प्रतिहारों का। तीसरा देखिए, गुजरात के अंदर एक स्थान है नवसारी। यह 738 ईस्वी का एक अभिलेख है जिसमें अरबों से पराजित शासकों के नाम है। पर जो पराजित शासक हैं उनमें कहीं पर भी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का उल्लेख नहीं है। तो इनसे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि प्रतिहारों को कभी अरब क्षेत्र के लोग पराजित नहीं कर पाए। फिर एक आपके हासोट लेख है। हासोट जो लेख है विद्यार्थियों आपके, ये चौहान शासक वृत्रभट्ट सेकंड का है। ये वही चौहान है जिनका आधिपत्य आपके राजस्थान में रहा है। ये हासोट वर्तमान में गुजरात में 756 ईस्वी सन का ये अभिलेख है। और इस अभिलेख में एक बात उल्लेखित है कि जो नागावलोक है, अब यहां से नागावलोक का मतलब हो गया नागभट्ट प्रथम। नागावलोक ने अरबों को परास्त कर यहां पर वृत्रभट्ट सेकंड को सामंत बढ़ाया। तो जो आपके गुजरात वाला भाग है, इस गुजरात वाले भाग के कुछ क्षेत्रों में जब अरब क्षेत्र के लोगों ने आक्रमण किया तो उनको पराजित नागभट्ट प्रथम ने किया। और नागभट्ट प्रथम जब अरबों को पराजित किया तो वहां पर वृत्रभट्ट सेकंड को अपने सामंत के रूप में नियुक्त किया। और इसी बात को उल्लेख हासोट लेख में। तो हासोट लेख से दो बातें क्लियर होती है। एक तो प्रतिहारों की अरबों पर विजय स्पष्ट हो जाती है कि अरबों को पराजित गुर्जर प्रतिहारों ने किया है। दूसरी बात एक और स्पष्ट हो जाती है, इससे यह भी लगता है कि जो चौहान थे वे चौहान प्रारंभिक काल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो कई बार परीक्षा में एक सवाल पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वंश गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में रह चुके हैं। तो यहां पर यह बात भी क्लियर हो गई है कि जो चौहान वंश के शासक हैं वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और इसके साक्ष्य के रूप में कौन सा अभिलेख हमारे सामने आता है? हासोट लेख हमें नजर आता है। इसके बाद में अरबों को परास्त करने के बाद में उनकी अगली विजय थी बीनमाल क्षेत्र में जो चावड़ जाति के राजपूत रहते हैं उनको पराजित करना। और चावड़ू से बीनमाल छीनने के बाद में उन्होंने बीनमाल को अपनी राजधानी भी बनाया। अगला जो उनका संघर्ष हुआ था वो राष्ट्रकूटों से हुआ था। राष्ट्रकूट दक्षिणी भारत में निवास करने वाली एक जाति है और इसी का ही एक शासक था जिसका नाम था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैन क्षेत्र पर आक्रमण किया था और उज्जैन क्षेत्र को जीत लिया था। और जीतने के बाद में यहां एक यज्ञ आयोजित करवाया। इस यज्ञ की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी नागभट्ट प्रथम को दी। तो इस प्रकार से जो नागभट्ट प्रथम है वो दंती दुर्ग का अधीनस्थ था। इस घटना से एक बात हमें जानकारी मिल जाती है कि जब दंती दुर्ग ने प्रतिहारों को परास्त किया है, इस सारी घटनाओं की जानकारी हमें संजन ताम्रपत्र अभिलेख से होती है जो 871 ईस्वी में लिखा गया था। और ये अमोघ वर्ष का आपके अभिलेख है। तो इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों को परास्त किया, चावड़ों को परास्त किया। हालांकि वे राष्ट्रकूटों से होने वाले संघर्ष में पराजित हुए। नागभट्ट प्रथम के बाद में उनके भतीजे थे ककुस्त, वे शासक बने। ककुस्त के बारे में हमें एक बात नजर आती है, उनको ग्वालियर अभिलेख में वंश का यश बढ़ाने वाले कहा। इस पंक्ति से एक बात हमें यह भी नजर आ जाती है कि ये भी एक प्रकार के योग्य शासक थे। हालांकि इनके बारे में हमें अधिक जानकारी किसी भी ऐतिहासिक या साहित्यिक स्रोत से नजर नहीं आती है। ककुस्त के बाद में उनके जो भाई थे देवराज, वे शासक बने। देवराज को जो वराह अभिलेख उसमें देल शक्ति उपाधि से सुशोभित किया गया है। ऐसा माना गया है कि देवराज वैष्णव पंथ के अनुयायी थे। ये वैष्णव अनुयायी थे। इसी देवराज की पत्नी थी आपके भूमिका देवी और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो थे वत्सराज। तो नागभट्ट प्रथम के बाद में शासक बने हैं ककुस्त और ककुस्त के बाद बने हैं देवराज और देवराज के बाद शासक बने हैं आपके वत्सराज। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको रटते हैं, कौन पहला आया कौन बाद में आया। रटना नहीं है, केवल थोड़ा सा आप क्रम ध्यान रहना चाहिए। कई बार परीक्षा में क्रम से पूछ लेते हैं कि पहला कौन शासक आया और बाद में कौन सा शासक आया।
तो नागभट्ट प्रथम के बाद में ककुस्थ, उसके उपरांत देवराज, और देवराज के बाद में उनका पुत्र वत्सराज शासक बना। वत्सराज को जालोर शाखा का वास्तविक संस्थापक कहता है। अब देखिए यहां पर दो प्रकार के आपके फैक्ट आ गए। अगर जालोर शाखा के संस्थापक आपको पूछ लिए जाए तो आंसर होगा आपके नागभट्ट प्रथम। अगर जालोर शाखा का वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर होगा आपके वत्सराज। वास्तविक संस्थापक का मतलब यह है कि एक तो जालोर शाखा में वत्सराज ही वे शासक है जिसने सबसे पहले सम्राट की उपाधि ली। एक जालोर शाखा का जितना आपके विस्तार है मीर बोध से पहले वत्सराज ने किया है उतना अन्य किसी भी शासक ने नहीं किया। इसलिए तो वास्तविक संस्थापक की जो उपाधि है, ये जो आपके हम कह सकते हैं कि ये बात है, वे वत्सराज के लिए कही जाती है, जिनका कालक्रम 775 से 800 ईस्वी सन के मध्य रहा। अब इन्होंने भी कई सारी उपाधियां ग्रहण की है। जैसे इनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी वो थी रणहस्तीन। रणहस्तीन का मतलब होता है ये इनकी सेना में हस्ती सेना थी और ये युद्ध में पारंगत थे, इसलिए उन्होंने जो उपाधि ली है वो रणहस्तीन की उपाधि ली है। इन्होंने जयवरा की उपाधि भी ली है और ये बात हम जानते हैं कि वत्सराज गुर्जर प्रतिहार के पहले शासक हैं जिन्होंने सम्राट की उपाधि ली है। इनको ग्वालियर अभिलेख में क्षत्रिय में श्रेष्ठ अर्थात क्षत्रिय पुंगु जैसे उपाधि से भी सुशोभित किया गया है। तो रणहस्तीन, जयवरा, सम्राट, ये क्षत्रिय पुंगु, ये सारी उपाधियां वत्सराज के लिए कही गई है। अगर हम वत्सराज की सैनिक उपलब्धियों या उसकी विजय की ओर नजर डालें तो जो उनकी पहली महत्वपूर्ण विजय थी वो थी मध्य राजपुताना को जीतना। मध्य राजपुताना उस समय एक वंश प्रचलन में था जिसका नाम था भट्टी वंश, और भट्टी वंश को परास्त करने का श्रेय वत्सराज को दिया जाता है। लेकिन हम ये बात पढ़ चुके हैं, जब हम कोई भी घटना पढ़ते हैं तो उस घटना के जब तक हम साक्ष्य नहीं पढ़ लेते या फिर हम प्रमाण नहीं पढ़ लेते तब तक हमारी जानकारी अधूरी रहती है। अब हमने रट तो लिया जैसे कि वत्सराज ने भट्टी वंश को परास्त किया और मध्य राजपुताना पर अधिकार किया, लेकिन इस बात को हम साबित कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, दौलतपुर अभिलेख और ओसिया अभिलेख में इस विजय का उल्लेख है। इसी प्रकार जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि मध्य राजपुताना पर वत्सराज ने अधिकार किया था। वत्सराज के समय ही एक जिन सेन नामक लेखक थे जिन्होंने हरिवंश पुराण पुस्तक लिखी थी। जैन पंथ से जुड़ी पुस्तक है। यह पुस्तक 783 में लिखी थी, अर्थात हमें यह भी बात जानकारी मिल गई है कि जो हरिवंश पुराण पुस्तक है वो गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज समय लिखी गई थी। इस पुस्तक में वत्सराज को पश्चिमी क्षेत्रों का स्वामी कहा गया है और इससे भी यह बात पता लग रही है कि जो आपके पश्चिमी और मध्य क्षेत्र है वे वत्सराज के अधीन था। तो जो दौलतपुर अभिलेख, ओसिया अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख और हरिवंश पुराण वे अभिलेखी और साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे वत्सराज की मध्य राजपुताना विजय की पुष्टि होती है। अगली हमें जो बात नजर आती है वह है कन्नौज विजय। आधुनिक उत्तर प्रदेश में एक जगह है कन्नौज। प्राचीन काल में सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था कन्नौज क्षेत्र। इस कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए 3 वंशों में संघर्ष हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पूर्वी बंगाल में एक वंश था पाल और दक्षिण में एक वंश था आपके राष्ट्रकूट। इन तीनों वंशों में 150 साल तक एक संघर्ष चला कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। वत्सराज जो पहले शासक थे गुर्जर प्रतिहारों में जिन्होंने इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो परीक्षा में जब सवाल पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय युद्ध का प्रारंभ किस प्रतिहार शासक ने किया, तो जो उसका उत्तर निकल कर आएगा वे थे आपके वत्सराज। अब ये कैसे प्रारंभ हुआ? तो जब गुर्जर प्रतिहारों के शासक वत्सराज थे उस समय कन्नौज पर आयुध वंशी शासक इंद्रयुद्ध का अधिकार था। वत्सराज ने इंद्रयुद्ध को पराजित किया और वापस इंद्रयुद्ध को ही शासक बनाया है, लेकिन अब वो शासक वत्सराज के एक प्रकार के अधीनस्थ शासक हैं। तो कन्नौज पर विजय प्राप्त करने वाला तो पहला शासक बना वो आपके वत्सराज था। क्योंकि पाल वंश के शासक धर्मपाल भी इसी कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए वत्सराज का जो अगला संघर्ष हुआ था वह धर्मपाल से हुआ था। ये धर्मपाल पाल वंश के शासक है और इस संघर्ष में पाल वंश के शासक धर्मपाल पराजित हो गया। तो इंद्रयुद्ध को भी पराजित किया है और पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी पराजित किया है। इन युद्ध में जो वत्सराज के जो सेनापति थे वे सेनापति कक थे और इस कक का संबंध किससे है? आपके मंडोर से। तो यहां से हमें एक बात और नजर आती है
कि एक तो जो चौहान है, जो आपके चौहान है, इसके बाद जो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार है, ये दोनों ही अधीनस्थ हैं किनके? भीनमाल के प्रतिहारों के। क्योंकि चौहानों के जो वृत्रपट सेकंड है वो हमने उनका नाम नागभट्ट प्रथम समय पढ़ा, और जो मंडोर के कक हैं इनका नाम हमने वत्सराज समय पढ़ा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगली इनकी विजय थी बंगाल पर। बंगाल पर गौड़ वंश का अधिकार था, और गौड़ वंश को पराजित करने का श्रेय भी वत्सराज को जाता है। और इस युद्ध में इनके सेनापति दुर्लभ राज चौहान थे। तो अब देखिए साथियों, आपके दो आपके चौहान वंश के शासकों के नाम आए। एक तो नाम आया आपके वृत्रबट चौहान द्वितीय, वृत्रबट चौहान द्वितीय, और अब एक नाम आपके सामने आ गया है दुर्लभ राज चौहान। जो वृत्रबट सेकंड है वे किनके सामंत है? आपके नागभट्ट प्रथम के। और जो दुर्लभ राज चौहान है वो किनके शासक है? वो किनके सामंत है? आपके वत्सराज के। तो यहाँ पर दोनों बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि एक तो किनके अधीनस्थ है, और ये बात भी क्लियर होगी कि जो चौहान है वे प्रारंभिक काल में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, एक प्रकार से अधीनस्थ थे। जो उनकी बंगाल विजय है उसकी जानकारी हमें राधनपुर अभिलेख से और जयनक द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक है जयनक। इस ग्रंथ में भी इस विजय की पुष्टि होती है। अगला जो उनका संघर्ष था वो हुआ था राष्ट्रकूटों में। अभी हमने कहा था कि त्रिपक्षीय युद्ध में तीन आपके वंश थे, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल को तो वत्सराज ने पराजित कर दिया है, लेकिन उस समय राष्ट्रकूट वंश के शासक थे ध्रुव प्रथम, और ध्रुव प्रथम से फिर संघर्ष हुआ था वत्सराज का, और इस संघर्ष में वत्सराज पराजित हुए। तो आपने दो बार देख लिया है कि नागभट्ट प्रथम भी राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीदुर्ग से पराजित हुए। इसी प्रकार जो वत्सराज हैं वे भी राष्ट्रकूटों के ध्रुव प्रथम से पराजित हुए। अब ये पराजित होने की जो घटना का उल्लेख है वे उल्लेख गुजरात के अंदर स्थित है राधनपुर, और नासिक महाराष्ट्र के अंदर है वणी डिंडोरी। इन दोनों जगहों पर अभिलेख लिखवाए गए हैं, और इन अभिलेखों में राष्ट्रकूटों की विजय और गुर्जर प्रतिहारों की पराजय का उल्लेख मिलता है। अब जैसे राष्ट्रकूटों ने तो गुर्जर प्रतिहारों को पराजित करके वो पुनः अपने क्षेत्र में चले गए, लेकिन इसका एक अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम निकला। कैसे? जैसे ही राष्ट्रकूटों से गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज पराजित हुआ तो इसका फायदा पाल वंश के शासक धर्मपाल ने उठाया। इस धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। कन्नौज पर आक्रमण करके वहां पर शासक था इंद्रायुध, जो वत्सराज के अधीन था। इस इंद्रायुध को पराजित करके धर्मपाल ने क्या किया? चक्रयुध को वहां के शासक बना दिया। इस प्रकार हम देखते हैं जब ध्रुव प्रथम से वत्सराज पराजित हुआ तो उसे कन्नौज से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अब कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? धर्मपाल का। और वहां पर धर्मपाल के दिन कौन शासन कर रहा है? आपके चक्रयुध शासन कर रहा है। इन विजयों के बाद में जैसे हमने कौन कौन सी विजय देखी वत्सराज की? एक तो मध्य राजपूताना की विजय, कन्नौज की विजय, गौड़ वंश के शासकों को पराजित करने संबंधित विजय, और ध्रुव प्रथम से परास्त हुए। वत्सराज समय हमें कुछ सांस्कृतिक उपलब्धि में नजर आती है। इसका मतलब ये हो गया केवल ये केवल योद्धा ही नहीं था, इसने साहित्य और स्थापत्य की ओर भी ध्यान दिया है। वत्सराज के समय स्थापत्य क्षेत्र में ओसिया के अंदर महावीर जैन मंदिर बना। महावीर जैन मंदिर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। अगर साहित्य की बात करेंगे तो उदयोतन सूर्य ने कुवलई माला लिखी थी, ये ग्रंथ लिखा था, और ये ग्रंथ 778 में जालोर में लिखा गया है। इसी प्रकार जिन सेन ने 783 में हरिवंश पुराण लिखा। तो कुवलई माला और हरिवंश पुराण ये दोनों ही ग्रंथ वत्सराज के समय लिखे गए थे। और वत्सराज के समय है हमें वहां के समाज में सती प्रथा, देवदासी प्रथा और नियोग प्रथाएं जैसी प्रथाओं के प्रचलन की जानकारी भी मिलती है। अब आप इनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है परीक्षा में एक शासक का नाम लिख देंगे, जैसे वत्सराज से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, फिर वो नीचे 4 कथन लिख देंगे और आपको कहेंगे कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत नहीं है। अब ऐसे कथन वो क्या करते हैं, एक कथन लिख देते हैं कि वत्सराज समय सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा का प्रचलन नहीं था, तो बच्चे इसको पढ़कर नहीं जाते हैं। जबकि हमें अगर हमने डीप पढ़ा है तो हमें पता है कि प्रथाएं वहां पर प्रचलन में थी, तो ये वो कथन गलत हो जाएगा। तो जो छोटी मोटी बातें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, ताकि कैसे भी प्रश्न आए हम उसका उत्तर निकाल सके। तो आज की इस कक्षा में हमने सबसे पहले जो बीनमाल शाखा के प्रतिहार हैं उनमें हमने नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा, उसके बाद में ककुस्त और देवराज के बारे में पढ़ा,
और उसके उपरांत हमने वत्सराज के बारे में पढ़ा। अब अगली कक्षा में हम इसी शाखा के अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।